इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और सदा की तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से आभार। दोस्तों, ये साल यानी कि 2024 भारत के लिए चुनावों का वर्ष है। इस वर्ष 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस बार चुनावों की खास बात यह है कि मोदी वर्सेस लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा दलों का इंडिया अलायंस। हालांकि इंडिया अलायंस शायद बनने से पहले ही क्या कहते हैं वो भ्रूण हत्या की मौत मरने जा रहा है और धीरे धीरे सब इससे अलग भी होते जा रहे हैं। तो मालूम नहीं कि इंडिया अलायंस क्या गुल खिलाएगा, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए तो लगता है कि इंडिया अलायंस कुछ खास कर नहीं पाएगा, क्योंकि नीतीश पहले से ही अपना पाला बदलकर मोदी के पाले में आ चुके हैं। हेमंत सोरेन को सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। केजरीवाल अपना अलग डफली बजा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तो दिल्ली और पंजाब में अलग से ही चुनाव लड़ूंगा, अकेले चुनाव लड़ूंगा। और ममता बनर्जी ने तो आज इतनी बड़ी बात बोल दी कि अब लगता नहीं कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। उन्होंने साफ साफ चैलेंज दे दिया है कांग्रेस को कि भाई अगर आपके अंदर इतना ही दम है तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी को हरा कर दिखाएं या उसके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। तो इन सब बातों को देखते हुए लगता यही है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार आ जाएगी। हालांकि अभी चुनावों के नतीजे आने से पहले कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने कुछ मुद्दों को फैलाया है, अब चाहे ये उनकी मार्केटिंग कह लो, चाहे उनकी स्मार्टनेस कह लो कि पूरा देश राम में भी लग रहा है, कश्मीर में भी हालात बदल दिए गए हैं, सीएए भी आ रहा है और यूथ और महिलाओं को लेकर मोदी बहुत सजग है और ट्रिपल तलाक से मुसलमानों के बीच में भी काफी कुछ मोदी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने एक चर्चा का विषय रखा है, तेरा क्या होगा इंडिया अलायंस और चुनावों में क्या मोदी का नारा कि अब की बार 400 पार, ऐसा हो पाएगा। तो आज हमने अपने स्टूडियो में हमारे खास मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार जो कि चुनाव विश्लेषक भी हैं, श्री केपी मलिक जी को बुलाया है। केपी मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, मेरी और मेरे साथी विजय गौड़ जी की ओर से। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा, तेरा क्या होगा इंडिया अलायंस। तो मलिक साहब, मलिक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि आप बताएंगे कि सबसे पहले कि क्या मोदी को आधुनिक युग का विदुर कहें या कि मौर्य काल का चाणक्य। देखिए राजीव जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से मोदी जी की रणनीति हमें पिछले 10 साल से दिखाई दे रही है, या उससे भी पहले बात करें 2013 या 14 में वो अपनी रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुए से, तब से अभी तक लगातार मुझे कहीं नहीं लगता कि मोदी जी अपनी किसी चाणक्यगिरी में या किसी नेतागिरी की किसी मामले में कहीं फेल हुए हो। हाँ, कुछ अपवाद अगर हम छोड़ दें, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो या दूसरी कोई छोटी मोटी चीजें हो, उसमें वो फेल हो गए हों, तो वो मणिपुर हो। अलग चीज है। हाँ, लेकिन राजनीति में जहां पे उन्होंने हाथ रखा है, वहां पे उन्होंने जो है उसको सोना बनाया है, ये आप मान सकते हैं। लेकिन इसके कई सारे अपवाद भी हैं अगर आप देखेंगे। मोदी जी जिस प्रकार से चक्रव्यूह चलाते हैं, इतना चक्रव्यूह मुझे नहीं लगता कि हमने बहुत बारीकी से तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और उनके उस रौद्र रूप को नहीं देखा, जैसा कि हमारे बड़े बताते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी की उस रणनीति को और उस दमन चक्र को, और जो भी आप कहें इमरजेंसी को, मोदी जी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2-3 चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अपने संबोधन में भी कहा कि इस बार 400 के पार का नारा मोदी जी ने दिया है। 400 पार कहेंगे तभी तो 300 आएंगी, और अगर 300 से कम भी आती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनने जा रही है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सामने कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। पहले हम मोटा मोटी बात कर लें, फिर एक एक चीज का विश्लेषण कर लेंगे। अगर हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें, जिसकी कवायद लगभग 7 महीने पहले शुरू हुई थी और जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे, और पटना में पहली मीटिंग महागठबंधन की बुलाई गई थी,
तब हम जैसे आप जैसे लोगों को ये लगा था कि चलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और ये किसी हद तक जो है इस भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को चुनौती देने का काम करेंगे और हो सकता है इसमें कुछ सफलता भी मिले। लेकिन 7 महीने पूरे होने के बाद भी 4-6 मीटिंग हुई, एक मीटिंग बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई, लेकिन वो ढाक के 3 पात वाली बात हुई कि आज तक महागठबंधन में ना सीट शेयरिंग हुई, ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और सब अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग चला रहे हैं। इसके तहत कई सारे सहयोगी पहले अलग हो गए, बाकी को जो नरेंद्र मोदी जी के हथियार हैं, सरकारी हथियार हैं, उनसे अलग वो किया तो गया। ईडी कर देगा, पूरा कर देगा। जी, दूसरी चीज क्या हुई है कि पहली बार आपने देखा कि जब सूत्रधारी चले गए, जब सेना का सेनापति ही चला गया, तो क्या वो सेना लड़ेगी? क्या उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं? ये भी हमें हम्म। देखना होगा। इसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं, उसमें चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उनके भी जैसे कहते हैं ना कि ढंग कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हमें कि वो घर चलने देंगे। वो घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ कांग्रेस के नजरिए से बात करें, तो हमें कांग्रेस का नजरिया भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस जो है बड़ा दिल दिखाते हुए, जिस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल वो है और सबसे बड़ा एक हिसाब से राष्ट्रीय दल है, और उसने बड़ा दिल दिखाते हुए मीटिंग करी हो। इसमें मुझे कहीं ना कहीं जो कमी लगती है, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, जिन्होंने उनको चारों तरफ से घेर रखा है, वो उनको उस तरह की चीजें करने से रोक रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि नहीं, हम बड़े हैं, हमारी पार्टी बड़ी है, इन सबको हमारी छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है। मुझे लगता है इस तरह का ज्ञान कुछ उन लोगों ने राहुल गांधी को दिया है। नहीं तो राहुल गांधी जिस प्रकार से इतनी अच्छी यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा के बीच में से उनको 1-to-1 कम से कम मीटिंग करनी चाहिए थी जाके, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो शिवसेना के ठाकरे साहब हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग एक शीर्ष नेतृत्व की होनी चाहिए थी। क्योंकि जब जब शीर्ष नेतृत्व बोल बैठता है, तो नीचे वाले जो लोग हैं, सेकंड लाइनर लोग हैं या थर्ड लाइनर लोग हैं, फिर उनके किसी भाषण का, उनके किसी संवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब बड़े लोग बैठ के किसी चीज पे बात कर लेते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बानगी आप देखेंगे, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बैठे और 2 घंटे में उनका सीटों का बंटवारा हो गया कि 7 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा और बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हालांकि इसके पीछे भी मैं तो रणनीति मानता हूं कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक दबाव कांग्रेस के ऊपर बनाने के लिए 7 सीटें लोकदल को दे दी और बाकी सीटों पे 2 दिन पहले अपने 18 कैंडिडेटों के नाम घोषित कर दिए। नहीं, आपको ये तो लगता नहीं मलिक साहब, आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस में अब कोई बड़ा दिख ही नहीं रहा और ना बड़प्पन वाली कोई बात कर रहे हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में उस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही कि कांग्रेस भी हम्म। चाहती हो कि गठबंधन हो। क्योंकि कांग्रेस भी बीच बीच में रणनीति करती है। कांग्रेस ने अपने जो प्रदेश का जो नेतृत्व है, खासकर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, उसमें बीच बीच में जो कांग्रेस के नेता हैं वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि समाजवादी पार्टी असहज हो जाती है। और उससे पहले आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा कि जिस प्रकार से अखिलेश के ऊपर टिप्पणी की गई, अखिलेश कौन है। तो एक बात यह है, दूसरी बात यह है कि अगर आप कल्पना कीजिए, ये जो 3 मुख्य स्टेट का कांग्रेस पार्टी हारी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर इनमें से किसी 2 स्टेट में कहीं गलती से कांग्रेस पार्टी जीत गई होती, तो कांग्रेस पार्टी का कितना मोरल हाई होता, कितनी उसकी एरोगेंसी बढ़ गई होती, और फिर वो छोटे दलों को और तेजी से दबाने का काम कितनी जल्दी करती। तो ठीक है, इसमें ठीक। ये जो गठबंधन टूट रहा है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी है। जी जी। तो मलिक साहब, 2 टर्म मोदी जी पूरी कर चुके, बार बार वो बात करते हैं कि 2047 तक हम देश को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, और लगता यही है कि वो उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। आपने अभी इमरजेंसी की बात की, मैंने वो दौर देखा है, मैं स्टूडेंट था, एमए में पढ़ रहा था। जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, मैंने वो देखा है, उसमें वोट भी डलते देखे हैं। मुझे लगता है कि आज जो आंदोलन मोदी जी खड़ा कर रहे हैं, अगले 25-30 साल तक
वो एक छत्र राज्य के स्वामी होंगे भारत के। ऐसा मैं पिछले दिनों एक छोटा सा टापू है यहाँ इंडियन ओशन में, नील आइलैंड, आप शायद आए हो कभी। कुल मिला के 7 मील लंबा और 3 मील चौड़ा ये टापू है। 4000 की पॉपुलेशन रहती है उसमें। उसमें कोई घर ऐसा नहीं दिखा मुझे जहां राम का झंडा ना लगा हो, भगवा। कोई टैक्सी ऐसी नहीं दिखी जिसके ऊपर भगवा झंडा ना लगा हो। तो किस तरह का आंदोलन ये इस छोर पे, जो अंतिम छोर है देश का, जहां मतलब बिल्कुल थोड़े से लोग रह रहे हैं, वहां भी इस तरह का आंदोलन को जन्म दिया है मोदी जी ने, मुझे लगता है। तो क्या आपको लगता है अगले 25 साल तक मोदी जी एक छत्र राज्य कर पाएंगे और इंडिया अलायंस का बिल्कुल नाम लेवा कोई नहीं रहेगा? देखिए विजय जी, मैं इस बात की तो गारंटी नहीं लेता कि वो 20 साल 25 साल देश पर राज कर पाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं कि 2024 में देश का नेतृत्व मोदी जी ही करेंगे, और उसकी तमाम परिस्थितियां, तमाम चीजें आपको आपके सामने दिखाई दे रही हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये देना चाहता हूं कि मोदी जी ने जिसको जो चाहिए था, जिसको जिस प्रकार का झिंझोना खिलौना चाहिए था, वो सबके हाथ में पकड़ा दिया है और वो अपना बजाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों को राम मंदिर चाहिए था, जय श्री राम चाहिए था, उनको जय श्री राम मिल गया है। जिनको बिजनेस धंधा पानी काम चाहिए था, उनको काम मिल गया है। और जिनको कुछ नहीं देना था, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनको चाहिए भी कुछ नहीं। आप अगर देखेंगे आज का युवा, क्या कहीं आप देख सकते हैं कि 500 युवा इकट्ठे होके अपनी कोई आवाज उठा रहे हो? आज का युवा मोबाइल में लगा हुआ है। रिलायंस जियो को कह दिया गया है कि 2 साल के लिए फ्री बांट दो, तो फ्री बट गया तो सब बिजी हो गए 2 साल के उधर। अब आदत हो गई है, अब वो घर से पैसे चुरा के या अपने कमाए हुए पैसे इंटरनेट में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस समाज से आता हूं, जिस जाति से आता हूं, वेस्टर्न यूपी में या हरियाणा में आप कहिए, खासकर जाट बहुत ज्यादा कोई मंदिर या धर्म या आस्था में उस तरह का विश्वास नहीं करते। वो अपने खेतों में काम करते हैं। और हमारे पिताजी या बड़े जब भी करते थे, बैलों को हाँकते थे, वो राम का नाम लेते थे। वो कोई भी काम करते थे, हर बार राम का नाम लिया जाता था। कोई आपके सामने आ रहा है तो राम राम करेंगे, आप जा रहे हैं तो जाते हुए राम राम करेंगे। तो मुझे लग रहा है सुबह से शाम तक अगर हम नॉर्मल सी काउंटिंग कर लें तो 150-200 बार आप राम राम बोल रहे हैं। कोई कट्टरता मंदिर में जाने की नहीं है। हम छोटे स्कूल में पढ़ते, हमारे गांव में, पूरे गांव में एक मास्टर जी थे, वो कभी साल 2 साल में कावड़ लेके आते थे। आज हमारे गांव में 80% युवा, बच्चे, औरतें, लड़कियां भी जा रही हैं, वो सब कावड़ लेने जाते हैं। 15 दिन पहले हरिद्वार निकल जाते हैं। रास्ते में जो है फ्री में ट्रेन में जाएंगे, कोई बसों में फ्री में जाएंगे, पैसे मांगेगा उसको पीटेंगे, वहां पे हरिद्वार में लूटपाट करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, उधर से कावड़ लेके वापस आएंगे। रास्ते में खूब सेवा पानी करते हैं, प्रशासन भी करता है, व्यापारी भी करते हैं। उनकी सुरक्षा का बाकायदा ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री है संजीव बालियान, वो भी कावड़ लेके आते हैं। तभी तो तादाद बढ़ेगी ना, जब कुछ सीनियर अब लोग तो कह रहेंगे। रहे हैं कि इसका हाँ, स्पेशल कॉरिडोर बना रहे हैं दिल्ली हाँ, से। इसके लिए देखिए जरूरी काम है ना। इस स्पेशल कॉरिडोर उसका तो नहीं बनेगा कि अगर मुजफ्फरनगर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए और उसको स्पेशल कॉरिडोर से एम्स में ले आए, उसका तो नहीं स्पेशल बनेगा। ये जरूरी काम है। किसी भी काम के लिए उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मैंने ये नहीं देखा कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग होता हो, लेकिन इस काम में प्रयोग होता है क्योंकि मलिक कांवड़ियों के साहब, ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। मलिक साहब, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा। आपने ये तो देखा होगा कि हमारे ही पैसे के ऊपर हज, मक्का मदीना में हवाई जहाजों में बैठ के लोग जाते थे और उनके लिए अलग से टर्मिनल का इंतजाम होता था एयरपोर्ट पे, और उनके खाने पीने की व्यवस्था होती थी। वो सब तो आपने देखी होगी शायद। नहीं, मैंने वो भी देखी है सर। मैंने इसके अलावा दूसरी चीजें भी देखी हैं सर। जी मैंने इसके अलावा दूसरी चीजें भी देखी है। अगर आप यहाँ मेरे मुंह से मोदी जी की तारीफ कराना चाहते हैं, मैं वो भी कर देता हूँ। हम क्यों चाहेंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जो ईसाई मिशनरीज लगातार जंगलों में, वनवासी क्षेत्रों में, जी जंगलों के अंदर जिस प्रकार से धर्मांतरण करती थी, उस पर मोदी गवर्नमेंट आने पे प्रतिबंध लगा है। जी क्योंकि मुझे मालूम है
कि होम मिनिस्ट्री में उस टाइम तमाम फाइलें आती थी जो बाहर से फंडिंग आती है, ईसाई पैसा देते थे और वहां पे मिशनरीज को पैसा दिया जाता था और वो काम करती थी, तो वो तल्लीनता से काम करती थी। आरएसएस के कुछ संगठन उस समय भी काम करते थे, लेकिन ना आरएसएस मजबूत थी और ना उनके पास पैसा था। आरएसएस के जो संगठन है उनका वनवासी कल्याण केंद्र है। और ये जो आप प्रचंड बहुमत देखते हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मेरा मानना यह है कि कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों की भी है जिनके साथ पिछले 10 साल से संघ के और बाकी संगठनों ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में, तो उसका भी फायदा मोदी जी को मिला है। तो मोदी जी खाली एक एंगल में नहीं देख रहे हो। मैं जो आपको विस्तार से ये वेस्टर्न यूपी की बात बता रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको जो मिलना चाहिए वो मोदी जी ने दिया है। तो युवाओं को आजकल ये चाहिए कि आजकल गले में पट्टा डाल लो और जय श्री राम बोलो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। मंदिर भव्य बन रहे हैं, अब सब अयोध्या की लाइन लगी हुई है अयोध्या में। वहां फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन में टिकट नहीं नहीं नहीं, मिल रहा है, ये तो होटल की ये तो बुकिंग बात नहीं हो आपकी रही है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, ये बात ठीक है कि भाई ये तो दुनिया कह रही है कि मोदी से बड़ा प्रोडक्ट को बेचने वाला हिंदुस्तान में आज तक पैदा नहीं हुआ। जी। ठीक है, वो सबसे बड़े मार्केटिंग के सबसे जबरदस्त मास्टर हैं। ठीक है, क्या आपको ये इवेंट लगता है मैनेजर। कि वो वाकई मार्केटिंग के मास्टर हैं या उन्होंने कुछ डिलीवर भी किया है और विपक्ष के पास कोई विजन ही नहीं है? वो लिटरली इस वक्त ब्लैंक हुए बैठे हैं और या ये कह लो कि वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट होने की कोशिश करी थी और उसमें भी वो नाकाम हो गए। आपको ऐसा लगता नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। मैं तो पहले ही कहा है कि देखिए सामने तो कुछ है ही नहीं, मैं किसी को मान ही नहीं रहा सामने। और देखिए आज अगर कोई रणनीति हो रही है या कोई सियासत हो रही है, पैतरेबाजी हो रही है, तो वो जो दूसरी सियासी दल सत्ता में रहते हैं वो भी करते हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खाली मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब करते हैं, कोई कम करता है, कोई कम कर पाता है, तो करते सब हैं। मोदी जी भी कर रहे हैं, वो अपने लेवल से कर रहे हैं, अपने तरीके नहीं, से कर रहे मोदी हैं। जी तो खुलेआम ही कर रहे हैं। वो तो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भी उन्होंने क्या गल्लूगारा किया कि बताओ, माइनॉरिटी में होकर भी हार गए वो और जीत गए। तो मैं और तो मैं केजरीवाल तो दिल्ली में हल्ला कर रहा है अपनी स्टेट में। तो मैं राजीव जी इसीलिए कह रहा हूं कि ये तमाम लोग करते हैं, तमाम लोग करने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल भी करते हैं। केजरीवाल का आपने देखा था, एक हमारे महान पत्रकार का रिकॉर्ड हो गया था गलती से। तो मैं कह रहा हूँ सब करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कर नहीं हम्म। पाता, तो करते सब हैं। क्योंकि मुझे सत्ता में रहना है तो शाम दाम दंड भेद करना होगा। ये एजेंसियों का यूज कहां से शुरू हुआ? ये तो कांग्रेस के टाइम में ही कुछ लोगों ने कहा था कि भाई सीबीआई ईडी जो है वो सरकार का तोता है। तो सरकार बदल गई है, सरकार तो वही है ना, दल बदल गया है। पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है, तो इनका प्रयोग तो हम्म। एजेंसी का यही हो रहा है। कल को अगर दूसरे दल की सरकार केंद्र में आएगी तो वो इन हथियारों का प्रयोग करेगी। तो हथियार तो प्रयोग बिल्कुल करने के लिए है, पुलिस क्या ठीक करती बात। है? तो मलिक साहब ये बताइए कि नीतीश जी तो अब तोड़ ताड़ लिए हैं उन्होंने, मोदी जी ने, और शिवसेना की जो स्थिति की है वो आपके सामने है कि रहा केजरीवाल, उसका पता नहीं किस दिन अरेस्ट हो जाए। शिबू सोरेन जी को अरेस्ट कर ही लिया है। दक्षिण में क्या स्थिति रहने वाली है? आपके क्या आकलन है कि क्या कुछ फायदा होगा दक्षिण में मोदी जी को इस बार? देखिए विजय जी, अगर आप दक्षिण के नजरिए से देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे दक्षिण का बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन जितने हमारी लोगों से बात होती है या मुझे समझ है, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए घुसना या वहां पे बहुत अपना प्रभाव छोड़ना, मुझे लगता है टेढ़ी खीर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश तेलंगाना में की थी और कुछ महीनों के बाद वहां काम करने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, बड़े लोग, अमित शाह और दूसरे लोगों ने कैंप किए। जब इनको लगा कि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने वो क्षेत्र छोड़ दिया और उन्होंने अपना ध्यान लगाना दूसरी जगह शुरू किया। और उस कर्नाटक में उन्होंने ध्यान लगाया, बाकी जगह लगाया, लेकिन वो वहां से हट गए। इसीलिए उनको पता है कि दक्षिण में हम ज्यादा नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप देखें, मोदी जी ने कोशिश की है ये राम मंदिर के मामले में जोड़ने की, दक्षिण में करने के लिए, लेकिन दक्षिण में कुछ बहुत ज्यादा कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि दक्षिण में और उत्तर भारत में बड़ा फर्क है लोगों की सोच में और समझने में। जी।
नहीं तो वो तो चलिए आपकी बात मान ली, लेकिन पिछली बार जैसे शायद दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली थी, और इस बार कह रहे हैं कि उन्होंने टारगेट जो है 60 से 70 सीटों का बनाया है, और उसमें ये राम जन्मभूमि का ये जो मुद्दा है, जो मंदिर बनाया है, ये चूंकि दक्षिण भारत तो ज्यादा धार्मिक है, ये तो आप मानते ही हो, वहां पर मंदिरों की भी भरमार है, और शायद ये मुद्दा वहां पर कुछ अपना असर दिखाएगा भी। और जिस तरीके से मोदी जी की मार्केटिंग चल रही है, तो आपको लगता नहीं कि इस बार वहां पर सीटें बढ़ेंगी भाजपा की कुछ, या वैसा ही रहेगा माहौल? नहीं, इसमें राजीव जी मुझे लगता है अगर कहीं 2, 4, 5 सीटें बढ़ती हैं, तो ऐसी 2, 4, 5 सीटें बाकी जगहों में घट भी सकती है। जैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार होने के बावजूद कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की घट सकती हैं। कर्नाटक में कुछ सीटें घट सकती हैं। तो वही बैलेंस बन जाएगा जो पहले थी, कुछ सीटें घट जाएंगी। अगर किसी स्टेट में बढ़ती है तो दूसरे बराबर वाले स्टेट में घट जाएंगी। बहुत ज्यादा कुछ करिश्मा साउथ में हो जाएगा ऐसा नहीं है, और इसको भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। इसीलिए वो उत्तर भारत में बहुत ज्यादा जोर दे रही है। मैं उत्तर प्रदेश, अगर बिहार की बात करूं, तो ये जो कवायद हुई है नीतीश कुमार की, या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की रणनीति चल रही है, जिस प्रकार से मायावती जी ने इंडिविजुअल चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि वो इन प्रदेशों को नहीं छोड़ना चाहती। अभी 65 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 5 से 10 सीटें कम से कम हमारी यहाँ बढ़नी चाहिए। तो 10 सीटें वो उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कर रही है। अब मेरे पास जो हमारे भीतरी सूत्र हैं, उनसे खबरें हैं कि हर विधानसभा में इनका 25,000 सीटें, 25,000 वोट कट कट करने का, जो विरोधी वोट है उनको काटो, और अपनी जो नई वोट है, नए युवा आ रहे हैं उनकी वोट बनवाओ। और युवा तो आजकल मंदिर में है। युवा, अगर किसी युवा की वोट बनती है तो 80% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो उसके पीछे पिछले 6 से 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे जो इनके सहयोगी संगठन है उनके लोग लगे हुए हैं। तो हर एक लोकसभा सीट पे लगभग 1 लाख वोट का इनका लक्ष्य है, जिसको लेके चल रहे हैं। कई जगह सफल हुए हैं, और हालांकि कई जगह कई सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं जहां इस तरह की चीजें चली है, क्योंकि कई लोगों ने चेक कर लिया है कि एक आदमी का, किसी का वोट कट गया। जब वो पता करने गया तो उसका लिखा हुआ था कि इनकी डेथ हो गई है, इनकी वोट कट गई है। तो जिस हम्म। मास्टर ने रिपोर्ट दी थी, और जिस ऊपर या वहां पे जिले में अधिकारी ने इसको तस्दीक की थी इस बात की, दोनों लोग सस्पेंड हुए हैं। तो जो थोड़े से, और अब आप बताइए ये काम विपक्ष में कौन करेगा? अभी तो सीट ही नहीं हम्म। बटी है। आपको पता ही नहीं है कौन सा दल लड़ेगा, फिर जो दल लड़ेगा उसका उम्मीदवार कौन होगा उनको पता ही नहीं है। तो उधर से तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है धरातल पे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरातल पर कारपेट और कालीन सब बिछ चुका है, उनकी तैयारियां हैं पूरी, और दूसरी तरफ कोई तैयारी नहीं है। तो कैसे तो सामना करेंगे आप? तो मलिक साहब, कुछ यहाँ लोगों के बीच में इस तरह की सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है आजकल। पहले क्या कहें इस बारे में, वो सोचते हैं कि अगले इलेक्शन के बाद मोदी जी, गांधी परिवार, वाड्रा, इन सब लोगों के खिलाफ बड़ी सख्ती दिखाएंगे। आपको लगता है ऐसा करेंगे मोदी जी? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये देख लीजिए, 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं मोदी जी को। और अगर हम 2013 की बात करें, या 2014 के शुरुआती इलेक्शन के भाषणों की बात करें, तो बार बार वाड्रा जेल जा रहे थे, पूरा गांधी परिवार जेल जा रहा था। हुड्डा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने बताया जा रहा था कि बड़ा घोटाला घपला गुड़गांव में जमीनों का किया, वो जेल जाने वाले थे, वो अभी तक गए नहीं है। हुड्डा से 2 बार, अभी 2 दिन पहले और 1 हफ्ते पहले, 8 घंटे 10 घंटे पूछताछ ईडी ने करी है। देखिए, मैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे हो, चाहे शरद पवार के पोते हो, चाहे केजरीवाल हो, मैं इनको क्लीन चिट नहीं देना चाहता। इन लोगों को, अगर ये करप्ट है, करप्शन कर रहे हैं, इनको जेल जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं कि उचित समय क्यों है। अगर हुड्डा के ऊपर आरोप है, तो आप 10 साल से किस चीज का वेट कर रहे हैं? और अभी चंद महीने पहले इलेक्शन से क्यों उनसे पूछताछ कर रहे हैं? आपको शिबू सोरेन के ऊपर अगर आरोप है, तो अभी क्यों उनको कर रहे हैं? या तो आप कर देते 1 साल पहले, 2 साल पहले, या आप 6 महीने रुकिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप इलेक्शनों में अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और सामने वाली पार्टी को कमजोर करने के लिए
ये रणनीति कर रहे हैं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी पे हाथ इसलिए नहीं डालेंगे कि उससे जैसे गठबंधन में लोग आ नहीं रहे हैं, जेल जाने से आ जाते हैं। और ये होता है कि हमारी जनता बेचारा बना देती बहुत जल्दी, सिंपैथी बहुत जल्दी मिल जाती है, तो फिर वो परिवार बेचारा बन जाएगा और फिर वो जीत कर तुरंत आएगा। क्योंकि जैसे हाँ। इंदिरा गांधी को गोली मारी थी तो राजीव गांधी बेचारे हो गए थे और वो सचमुच 400 के पार पहुंच गए थे। तो जी, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या वाड्रा को तो जेल, देखिए वाड्रा को अगर भेज देंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका में से किसी को अंदर भेजना, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस चुनौती को कर पाएंगे। चलिए, आज अखिलेश जी ने एक चुनौती दे दी है। उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि इस बार भाजपा एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जो एमपी हैं उनकी टिकट काट रही है और नए लोगों को ला रही है। क्या ये ब्रेकिंग न्यूज है या इसमें कुछ दम है पीछे? देखिए राजीव जी, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है और ना कोई अखिलेश यादव ने कोई बहुत बड़ी ऐसी खबर दे दी। अखिलेश यादव जी अपने आप को संभालें, पहले यूपी में अपने आप को ठीक करें, भाजपा की चिंता वो छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी तमाम वो काम करेगी, वो खाली एमपीओ को ही नहीं, वो केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं उनको भी हटाएगी। हटाए नहीं क्या? यहाँ पे मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, इतने बड़े आदमी को हटाकर विधायक बना दिया, तो भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल हटाएगी। ज्यादा से ज्यादा वो टिकट बदलेगी। देखिए, जो पुराना आदमी होता है, जो 10 साल से एमपी है, उसकी एंटी कॉम्बेंसी हो जाती है क्षेत्र में, और नया आदमी आता है तो उसके खिलाफ इतने आरोप जनता के पास नहीं होते हैं, उसका जीतना आसान होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अधिकतर सीटों पे अपने कैंडिडेट चेंज करेगी और वो बहुत प्रभावी उनके लोग होंगे, उनका लोकसभा क्षेत्र बदल देगी, उसको पड़ोस की सीट से टिकट दे देगी जो किसी की मजबूरी होगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है। आप देखिए विधानसभा में जिस प्रकार से तीनों राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, कोई सोच सकता है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है कि वो अपने लोगों को चेंज करेगी। जी। तो मलिक साहब, चलिए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो इससे बड़ी मार्केटिंग क्या स्ट्रेटजी होगी कि वो अनाउंस ही करके चल रहे हैं कि 400 तो आएंगे ही। तो आपको लगता है 400 के फिगर को छू पाएगी बीजेपी इस बार? सर, मैंने तो स्टार्टिंग में ही कहा है कि जब आप 400 के पार कहेंगे तभी तो आप 300 के पार आएंगे। बिल्कुल जी। ठीक बात। जब हम कोई लक्ष्य लेके चलते हैं, कोई व्यापारी अपना लक्ष्य लेके चलता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे 5 करोड़ का बिजनेस करता है, तभी तो वो 3-3.5 करोड़ का करता है सर। और ये किसी भी चीज में किसान भी लेके चलता है कि आज मैं इतनी जुताई करूंगा, इतना ये करूंगा, वो नहीं कर पाता, लेकिन वो लक्ष्य लेके चलता है। इन्होंने लक्ष्य दिया है अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, खुद चुनौती ली है। और ये बात है कि कितना भी कम आ जाए, पूर्ण बहुमत तो हासिल करेंगे ये। और वो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है सामने, उसमें तो गठबंधन भी तो सहयोगी है ना इस चीज में। ऐसा तो है नहीं कि खाली मोदी जी बोल रहे हैं, सामने परिस्थिति आपको दिखाई नहीं दे रही। हमें परिस्थितियां भी तो दिखाई दे रही है ना सर। तो इसलिए ठीक मुझे लग ठीक। रहा है कि 300 के पार होगा, सरकार मोदी जी की बनेगी। 400 तो मुश्किल है। चलिए, ठीक है मलिक साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी और हमारे को बताया कि भी कैसे अगले चुनावों में क्या क्या हो सकता है। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।